नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। एक क्रिकेट मैच में दांव पर क्या लग सकता है? एक ट्रॉफी, मैच फीस, एक रिकॉर्ड, इससे ज्यादा क्या जीता जा सकता है, क्या हारा जा सकता है? लेकिन अगर मैच भारत और पाकिस्तान के बीच हो तो स्टेक्स कुछ ज्यादा ही हाई हो जाते हैं। इसीलिए हम 24 अक्टूबर के रोज सिर्फ 10 विकेट से नहीं हारे, हम हार गए अपनी शराफत, अपना विवेक, अपना नागरिक बोध। और सिर्फ हार जीत की खुन्नस होती तो भी चलता, अपने नारों गानों में सामने वाले से चुहलबाजी होती तब भी चलता, लेकिन हमने तो अपनों की वफादारी पर ही सवाल उठा दिया। पहले टीवी पर जोर चलता था, इस बार जिंदा इंसान कूटे गए। आखिर 20 ओवर्स में इतना कैसे हार गए हम? इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे आज दिन की बड़ी खबर में। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। नेहरू जी ने तो आज़ादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे? वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। एक सेकंड। हाँ जी, क्या कह रही हैं? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। एक सेकंड, अरे ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं। 99 साल की लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए। उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार में जो नेता थे, मैं बता रही हूँ। अरे सुन तो लीजिए पहले पूरी बात जी। जब स्वतंत्रता की बात चली और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे तो आदरणीय नेहरू जी और महात्मा गांधी जी जब आगे थे तो सरकार देना नहीं चाह रहा था ब्रिटिश क्राउन, और उन्हीं की ही शपथ ली गई थी। क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे। नेहरू गांधी ने किसकी शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी, ना कि भारत के संविधान की शपथ ली गई थी। ये मुख्य प्रधानमंत्री पहले बन गए थे। 1951 में चुनाव हुए, उसके बाद फिर पार्टी बनी, तब जाके अपना संविधान लागू हुआ था। और ये उस टाइम पे आपको भी पता होगा, आज के प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो वो भारतीय संविधान की शपथ लेता है। नहीं, वो लेकिन 99 साल की लीज मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कंप्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया है, ये कंप्लीटली आजाद नहीं है। ये बात कह रही हैं रुचि पाठक, जो खुद को बीजेपी युवा मोर्चा का प्रवक्ता बताती हैं। झांसी में रविवार को ललन टॉप अड्डा का कार्यक्रम था। इसमें अलग अलग पार्टियों के युवा नेताओं से चर्चा हो रही थी। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में बहस हो रही थी और तब रुचि पाठक ने कहा, भारत की आज़ादी तो लीज पर है। अब विडंबना देखिए, रुचि उसी पार्टी से हैं जिसकी सरकार देश में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रही है। 90 साल की लीज वाली बात कोई पहली बार नहीं आई। व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनलों से ऐसा फर्जी ज्ञान प्रसारित होता है जो रुचि पाठक जैसे कई लोगों तक पहुंचता है और वो उसे गांठ बांध लेते हैं। तथ्यों के हिसाब से सत्य क्या है, सुनिए। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नेहरू डोमिनियन सरकार के प्रधानमंत्री थे। ये एक अंतरिम व्यवस्था थी, इसलिए नई व्यवस्था लागू होने तक गवर्नर जनरल का पद भी जारी रहा। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लुईस माउंटबेटन थे, लेकिन 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। 26 जनवरी 1950 को आज़ाद भारत का संविधान लागू होते ही भारत एक संप्रभु गणराज्य यानी सोवरेन रिपब्लिक बन गया। संप्रभु माने ऐसा देश जो किसी और के वश में नहीं, अपने कानून के हिसाब से चलता है। तो भारत में चलती है भारत के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, भारत के लोगों की सरकार। हमारी आज़ादी किसी लीज पर नहीं है। एक बात और, भारत कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल देशों का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन है। कॉमनवेल्थ ग्रुप की 1971 में हुई सिंगापुर घोषणा में साफ कहा गया है कि ये सब राष्ट्रमंडल देश स्वतंत्र संप्रभु देशों का एक स्वैच्छिक संगठन है। इसके सब देश अपने अपने लोगों के हितों के लिए, अपनी अंतर्राष्ट्रीय समझ व विश्व शांति के लिए सलाह लेने और फैसले लेने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। कॉमनवेल्थ के सदस्य किसी भी देश के लिए इसमें रहने या न रहने की कोई बाध्यता नहीं है। मसलन पाकिस्तान, जिसने 1972 में कॉमनवेल्थ छोड़ दिया था और 1989 में दोबारा ज्वाइन कर लिया था। तो कुल मिलाकर 99 साल की लीज वाला दावा एकदम फर्जी है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए या आधे अधूरे ज्ञान के जरिए कोई आपको ये बात कहे तो आप उसके ग्राहक मत बनिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ।
पहली सुर्खी आर्यन खान ड्रग केस से है। नित नए खुलासे हो रहे हैं और केस उलझता जा रहा है। अब एनसीबी और उसके मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े की भूमिका सवालों के घेरे में है। समीर बचाव के मोड में दिख रहे हैं। मुंबई पुलिस और कोर्ट से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। एक गवाह प्रभाकर सैल के दावे के बाद केस पलटता दिख रहा है। रविवार को प्रभाकर ने कहा कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद 25 करोड़ लेने की बात उसने सुनी। प्रभाकर सैल एक और गवाह किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है। किरण गोसावी वही आदमी है जिसकी आर्यन के साथ सेल्फी वायरल हुई। प्रभाकर ने एनसीबी दफ्तर के अंदर की एक मोबाइल क्लिप भी मीडिया को दिखाई, जिसमें किरण गोसावी आर्यन की किसी से फोन पर बात करवा रहा है। किससे बात हो रही, क्यों हो रही और किरण गोसावी एनसीबी के दफ्तर में क्या कर रहा था, इन सवालों के जवाब सिर्फ एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े दे सकते हैं। किरण गोसावी की एनसीबी दफ्तर में मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है। दूसरी तरफ उन्होंने इंडिया टुडे को फोन पर बताया कि फोन पर वो आर्यन की बात उसके पेरेंट्स से करवा रहे थे, आर्यन के कहने पर ऐसा कर रहे थे। किरण गोसावी का यह भी कहना है कि समीर वानखेड़े से उसका कोई लेना देना नहीं। बहरहाल इन नए आरोपों के बाद समीर वानखेड़े अपनी एजेंसी के भीतर भी घिरते नजर आ रहे हैं। वसूली के आरोपों पर समीर के खिलाफ एनसीबी ने विजिलेंस जांच शुरू कर दी है। एनसीबी के मुख्य सतर्कता अधिकारी ये जांच देख रहे हैं और मामला चूंकि महाराष्ट्र का है तो पॉलिटिकल मामला भी होना ही था। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार है। समीर वानखेड़े को ये डर है कहीं राज्य की एजेंसियां उन्हें फंसा न दें। उनके खिलाफ बोलने वाले गवाह प्रभाकर सैल मुंबई पुलिस के पास गए हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर से मिलकर बयान दिया और सुरक्षा भी मांगी है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। समीर वानखेड़े अपनी किलेबंदी में भी लगे हैं। एनसीबी की तरफ से मुंबई की स्पेशल कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दी, मांग की कि कोर्ट ऐसा आदेश दे कि गवाह प्रभाकर सैल के बयान का संज्ञान न लिया जाए, पर कोर्ट ने कह दिया कि वो ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकते। इससे पहले रविवार को समीर वानखेड़े ने मुंबई की पुलिस कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखी। इसमें लिखा कि गलत इरादों के चलते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शाम को खबर यह भी आई कि समीर वानखेड़े दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इन सब के बीच वो एक और विवाद में घिरते नजर आए। उन पर धर्म के बारे में गलत जानकारी देकर आरक्षण का लाभ लेने का आरोप लगा। एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक ने उनका बर्थ सर्टिफिकेट ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसमें उनके पिता का नाम दाऊद वानखेड़े है। कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम है, लेकिन फर्जी जानकारी देकर आरक्षण का लाभ लिया। इन आरोपों पर समीर वानखेड़े ने भी बयान जारी किया और कहा कि उनके पिता हिंदू हैं और मां मुस्लिम। समीर वानखेड़े के परिवार के और भी लोग आकर कह रहे हैं कि वो हिंदू ही हैं। उनका धर्म क्या है ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन यदि उन्होंने गलत जानकारी दी है तो फिर बात व्यक्तिगत नहीं रह जाती है। बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। ये सुर्खी गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे से जुड़ी है। 3 दिन के दौरे के आखिरी दिन अमित शाह ने कश्मीर के गांदरबल जाकर खीर भवानी मंदिर में दर्शन किए। कश्मीरी पंडितों की इस मंदिर में गहरी आस्था है। खीर मंदिर के अलावा अमित शाह ने घाटी के सूफी धर्मगुरुओं से भी मुलाकात की। इसके बाद शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री ने कहा कि लोग मुझे ताने मारते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं, इसलिए बिना बुलेट प्रूफ और शील्ड के लोगों के सामने खड़ा हूं। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई है। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी करने के बाद इंटरनेट क्यों बंद किया, इसका जवाब भी अमित शाह ने दिया। आप मुझे बताइए, 5 अगस्त के बाद इंटरनेट बंद न करते, अगर कर्फ्यू न लगाते, तो युवाओं की भावनाओं को भड़काकर जो स्थिति होती, इसमें कौन मरता? कौन मरता? कश्मीर का युवा मरता। हम नहीं चाहते थे कि कश्मीर के युवा पर किसी को गोली चलानी चाहिए, गोली चलानी पड़े। ये लोग समझे न समझे, ये 3 परिवारों ने यहां 70 साल तक शासन किया है। ये न समझे, हम जरूर समझते हैं एक बूढ़े बाप पर युवा बेटे के जनाजे का बोझ कितना बड़ा होता है, ये हम समझते हैं। आपके शासन के अंदर 40,000 लोग घाटी के अंदर मारे गए। आज तक आतंकवाद और दहशतगर्दी की निंदा नहीं की है। बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ये मारा गया, ठीक नहीं हुआ। मगर मारा उसने ठीक किया क्या? वो नहीं कहते हैं। मैं आपके सामने साफ करने आया हूं,
उनको मारने की इजाजत हम नहीं देंगे, उनको शांति में खलल नहीं पहुंचाने देंगे और यहां पर जो अमन और चैन है वो बरकरार रहेगा। अमित शाह पुलवामा के लेथपुरा भी गए, जहां 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ था। शाह ने कश्मीर दौरे पर अपनी आखिरी रात सीआरपीएफ के कैंप में ही बिताने का फैसला किया है। कल सुबह वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। धारा 370 निष्प्रभावी करने के बाद अमित शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। अगली सुर्खी यूपी से। कोरोना, फिर वायरल बुखार, डेंगू और अब नया खतरा जीका वायरस। कानपुर में जीका वायरस का पहला मामला आने के बाद हड़कंप मचा है। यहां एयरफोर्स के एक अधिकारी को बुखार और किडनी में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा गया तो जीका वायरस पॉजिटिव निकला। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गए। विशेषज्ञों की टीम कानपुर पहुंच चुकी है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जिनमें लक्षण दिख रहे हैं इस ट्रेसिंग के बाद उनकी जांच भी शुरू हो गई। पता लगाया जा रहा है कि जीका वायरस के और मरीज तो नहीं है। जीका वायरस भी डेंगू की तरह बीमारी है। डेंगू वाले मच्छर ही इस बीमारी के वाहक हैं। ज़रूरी ये है आप मच्छरों से सावधान रहें। सुर्खियों के बाद अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 1 मार्च 2003 को सेंचुरियन में होने वाले इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर मेरे दोस्त साल भर पहले से ही गजब के उत्साह के साथ बात करने लगे थे। ये दोनों टीमों के लिए एक कड़ा मुकाबला, बड़ा मुकाबला होने वाला था। मैच से पहले 3 रात तक मैं ढंग से सो नहीं पाया। अगर हम कोई एक मुकाबला जीतना चाहते थे तो वो यही था। देश हार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला था। कई फैंस के लिए तो यही फाइनल था। उन्हें बाकी टूर्नामेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस चाहते थे कि हम सेंचुरियन में पाकिस्तान को पछाड़ दें। अपने क्लासिक खेल के साथ साथ हमेशा अपने सौम्य स्वभाव के लिए तारीफ पाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपनी किताब प्लेइंग इट माय वे में सेंचुरियन वाले मुकाबले से पहले का माहौल कुछ इस तरह से बयां किया। ये वही मैच था जब शोएब अख्तर बार बार वीरेंद्र सहवाग को बाउंसर पर हुक मारने की चुनौती दे रहे थे। सहवाग ने तब शोएब से कहा था, उधर नॉन स्ट्राइक एंड पर तेरा बाप खड़ा है, उसको बोल, वो मार के दिखाएगा। इसके बाद जब तेंदुलकर स्ट्राइक पर आए तो शोएब अख्तर ने उन्हें भी बाउंसर फेंकी। सहवाग हुक या पुल खेलने में माहिर नहीं थे, पर सचिन के साथ ऐसी समस्या नहीं थी तो उन्हें प्रसादी मिली। शोएब अख्तर ने बाउंसर फेंकी और लगा छक्का। पर ऐसा नहीं कि पाकिस्तानियों के पास याद करने के लिए छक्का नहीं है। 1986 में ऑस्ट्रेलिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे। कपिल देव ने फील्डिंग पर नज़र दौड़ाई और फिर चेतन शर्मा को कुछ समझाया, लेकिन मियाँदाद ठहरे। उन्होंने चेतन की फुल टॉस पर छक्का जड़ दिया। उस दिन मियाँदाद के बल्ले से चली गेंद करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट फैंस के दिल में आकर चुभ गई और आज तक सालती है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, जब भी इस पर बात हो, यादों के पिटारे से ऐसे कई प्रसंग बाहर आने लगते हैं। जो मैच देखे हुए हैं वो आंखों के सामने तैरने लगते हैं। मुकाबला वर्ल्ड कप का हो तो बात ही क्या। वो ऐड अब कुछ दिनों से नहीं दिखा, पर उसकी धुन भी दिमाग में बजने लगती है। मौका मौका। भारत और पाकिस्तान का मैच क्रिकेट के त्योहार की तरह है। इसमें घर नहीं, मोहल्ला नहीं, गांव, घर, शहर, पूरा मार्केट सब शामिल होता है। गांव में कुछ अच्छा हो, सब खुश हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए एक कॉल भी दी जाती है, इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। फिर क्रमशः 47, 65, 71, 99 की लड़ाइयों का जिक्र होता है और फिर कश्मीर का नासूर तो है ही। इस बार भी केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले, आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी मरलेना समेत कई लोगों ने जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूरों की टारगेटेड किलिंग्स का बहाना बनाकर मांग की कि भारत पाकिस्तान से मैच न खेले। और फिर बीसीसीआई की तरफ से राजीव शुक्ला का बयान आया, बोर्ड हत्याओं की निंदा करता है, लेकिन हम इस तरह किसी टूर्नामेंट का एक मैच खेलने से पीछे नहीं हट सकते। यहाँ रुककर उस खेल को समझने की कोशिश कीजिए जो हर बार आपके साथ होता है और हर बार उसके फेर में हम फंस भी जाते हैं। बीसीसीआई लाख कह ले कि वो एक निजी संस्था है, लेकिन उस संस्था को चला रहे लोगों के संबंध सरकार चला रही और कुछ मामलों में तो विपक्ष में बैठे लोगों से क्या है हम सब जानते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि हर बार बायकॉट का कॉल होता है, सरकार और विपक्ष में बैठे लोगों की तरफ से होता है, फिर भी मैच हो जाता है। हम बताते हैं ये कैसे होता है। क्रिकेट के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ भड़काऊ बातें कहकर नेताजी अपना एजेंडा साधते हैं, सच्चे देशभक्त साबित होते हैं। फिर उनके करीबी लोग मैच करवाकर बीसीसीआई का खजाना भी भरते रहते हैं। बीसीसीआई की अपनी वित्तीय मजबूरियां भी होती हैं। सुनिए इस आधे अधूरे कैंसिल कल्चर पर वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली ने हमें क्या बताया। आईसीसी के कमिटमेंट से बीसीसीआई पीछे हटेगा तो नुकसान होगा। अगर मान लीजिए आप बॉयकॉट करते हैं ये मैच, आप 2 पॉइंट दे देंगे पाकिस्तान को बिना खेले, फिर आपने ना केवल उनको पॉइंट दे दिए, आपने अपने 2 पॉइंट खो दिए।
जो आगे जाके आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे आप कर रहे हैं, आप हार गए मैच। और दूसरा मतलब ये कहना कि बीसीसीआई पुल आउट कर लेगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आईसीसी का बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है बीसीसीआई। आप कमिट करने के बाद आईसीसी टूर्नामेंट से अगर आप पीछे हटेंगे तो नुकसान, फाइन हो सकता है आपको, आईसीसी आपको फाइन कर सकता है, फिर ट्रेंड बन जाएगा ये। आपको अगर आप नहीं गए, पता लगा आपने यहाँ पे एक टूर्नामेंट किया, आप पाकिस्तान नहीं आएगा, वो विड्रॉ कर लेगा, आप वो भी फाइन भर देगा और टूर्नामेंट खराब हो जाएगा। सो ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है बीसीसीआई के लिए। इस वक्त अगर आप देखें वर्ल्ड में टॉप 3 एसोसिएशन जो हैं, फेडरेशन क्रिकेट की अगर आप कहेंगे तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जिनके पास पैसा है अपनी क्रिकेट चलाने का। बाकी अगर आप देखें सबके पास इतना नहीं है। जो भी बाकी कंट्रीज हैं, जो आईसीसी उनको जो भी रेवेन्यू शेयरिंग करता है उससे उनकी क्रिकेट चलती है डोमेस्टिक। पर बीसीसीआई के लिए निर्णय लेना ये बहुत मुश्किल होगा। अगर आप देखिए राजीव शुक्ला जैसे हैं तो ऑपोजिशन के, कांग्रेस के, जब यहाँ पे बैठेंगे तो आप उनके सामने सेक्रेटरी होंगे बीजेपी के या प्रेसिडेंट होंगे बीजेपी के, जो भी होगा सेटअप, पर वहां पे वो बीसीसीआई बनते हैं, वहां पे जाके वो बीसीसीआई के एक बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर बन जाते हैं, पुराने मेंबर हैं। सो वहां पे वो ये पॉलिटिक्स नहीं ला सकते हैं। वहां तो उनको ये देखना है कि बीसीसीआई की क्या इंटरेस्ट है, और बीसीसीआई की इंटरेस्ट ये है कि आप क्रिकेट के एक मजबूत मेंबर हैं, वो बने रहें। आप क्रिकेट एक्चुअली तो बीसीसीआई ही तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है निखिल वर्ल्ड क्रिकेट को। अगर आप देखें, जो पीछे रमीज राजा ने भी एडमिट किया कि जो पैसा आता है उसमें से काफी शेयर तो बीसीसीआई का है। सो इतना मुश्किल होता है निर्णय लेना कि हम विड्रॉ कर देंगे या हम बॉयकॉट कर देंगे। कहने के लिए बहुत आसान है निखिल, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि बाकी मेंबर्स भी हैं। आप ग्रुप को खराब करते हैं अगर आप बॉयकॉट करते हैं, या तो आप पहले से निर्णय ले लीजिए कि हम नहीं खेल रहे, फिर ग्रुप बन जाएंगे, आप भी आईसीसी आपको फाइन कर देगा। उनको मालूम है कि भाई आप नहीं खेल रहे। लेकिन नजदीक जाके, क्योंकि स्पॉन्सर्स हैं, ब्रॉडकास्टर ने इतना इन्वेस्ट किया हुआ इंडिया पाकिस्तान मैच पे, आप उसको भी नुकसान कर रहे हो। उनकी क्या गलती है? जो दुनिया भर में आपके चहेते हैं, जो फॉलोअर्स हैं, आप उनको भी डिनाई करोगे क्या इंडिया पाकिस्तान मैच? भारत में भी इतने सारे लोग जो बैठे हैं, व्हाई वुड यू डिनाई कि हम नहीं होगा ये मैच? सो ये सारे फैक्टर्स हैं, और बीसीसीआई बीइंग सीनियर मेंबर, रिस्पॉन्सिबल मेंबर, उनके लिए निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। और वो पाकिस्तान से कब खेलेंगे, ये गवर्नमेंट का निर्णय है, बीसीसीआई का नहीं है। जब भारत पाकिस्तान के बीच मैच होता है तब तक एक लंबा इंफॉर्मेशन कैंपेन भी चलता है। समाचार चैनल खास कवरेज करते हैं, पुराने मुकाबलों की याद दिलाते हैं। मैच का प्रसारक चैनल और दूसरे विज्ञापनदाता नए ऐड कैंपेन चलाते हैं। दुनिया कैसे बदल रही है ये दुनिया, इसे समझने के लिए हमने बात की सुरेश त्रिवेणी से। सुरेश ने ही 2015 में मौका वाले एड्स डायरेक्ट किए थे, सबसे शुरुआती एड्स। हमने उनसे पूछा कि 24 अक्टूबर को हुए भारत पाकिस्तान मैच से पहले चले ऐड कैंपेन्स और दूसरे कार्यक्रमों को लेकर अब वो क्या सोचते हैं। सुरेश ने हमारे साथियों से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि हमारे देश को इवेंट पसंद है और इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच एक बड़ा इवेंट है, लेकिन क्या हम इंडिया पाकिस्तान के मैच में हर बार एक ही तरह का बर्ताव करेंगे? भारत एक वक्त क्रिकेट की दुनिया में अंडरडॉग होता था, हम कभी कभार जीतते थे, इसलिए हमारे लिए उस रिकॉर्ड का बड़ा महत्व था कि फला टीम को हमने आज तक वर्ल्ड कप में जीतने नहीं दिया। आज हम क्रिकेट की सुपर पावर हैं, जो दुनिया में अमेरिका का मुकाम है वो क्रिकेट में हमारा है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर हमारा अप्रोच अब भी वही है। मैं नहीं कहता कि मौका से अच्छा कोई ऐड नहीं है, लेकिन विज्ञापन वक्त के साथ साथ समाज में आ रहे बदलाव का दस्तावेज भी होना चाहिए। जैसे हमारा बजाज कैंपेन था, उम्मीद से भरे एक भारत का कैंपेन। आज भी बजाज ऐड बनाता है, लेकिन नए तरह के। जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले चलने वाले ऐड्स की बात है, तो हमें 7 साल पुराने नैरेटिव को अब छोड़ देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है तो राइवलरी रहेगी। राइवलरी अच्छी है क्योंकि आपको हर बार बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा। एड्स को भी नए तरह से रोमांच को गढ़ना चाहिए, थोड़ा इनोवेटिव होना होगा। बड़ा बनना ही है तो एल्डर ब्रदर बनो, बड़े भाई। बुली अप्रोच से हमेशा काम नहीं चलेगा। ये तो सुरेश त्रिवेणी की बात हो गई, मशहूर डायरेक्टर। पर यहाँ तक आते आते आप समझ गए होंगे कि इंडिया पाकिस्तान के खेल से पहले का जो उन्माद आप महसूस करते हैं या देखते हैं, उसकी तमाम वजहों में क्या क्या है।
बंटवारे का दंश है, वो युद्ध है जिसमें हमने अपने हजारों जवानों को खोया। आतंकवाद के चलते रिस रहा खून है, लेकिन बात बस इतनी ही नहीं है। एक राजनीति है जो अपने लिए मौका ढूंढती है, एक बाजार है जो इन भावनाओं में मुनाफे की तलाश करता है। चूंकि हम इन बातों को नहीं समझते या अनदेखा करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि जो मोहम्मद शमी 2015 और 2019 के एक दिवसीय वर्ल्ड कप में इंडिया के सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर होते हैं, 3-3 मैचों में लगातार 4-4 विकेट लेते हैं, वही मोहम्मद शमी जब 24 अक्टूबर के रोज़ पाकिस्तान के खिलाफ करिश्मा नहीं कर पाते हैं तो बुरी तरह ट्रोल होते हैं। उनके मुसलमान होने को उनकी वफादारी पर सवाल की तरह पेश किया जाने लगता है। इस बात के लिए जगह ही खत्म हो जाती है कि शमी एक खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। 24 अक्टूबर के रोज विराट कोहली के 57 रन छोड़ दें तो एक भी भारतीय बैटर या बॉलर नहीं था जो मैच में कुछ बहुत अच्छा कर पाया हो। हमारे बैटर शुरुआत से दबाव में रहे, उससे कभी उभरे नहीं। और ऐसा नहीं कि भारत ने छोटे टारगेट डिफेंड नहीं किए, लेकिन कल ना बुमराह की चली ना चक्रवर्ती की। पाकिस्तान की टीम मैच शुरू होने से लेकर खत्म होने तक लगातार हमसे बेहतर खेली, इसलिए जीती। लेकिन हार का ठीकरा हमने धर्म देखकर या और दूसरी प्रतिबद्धताएं देख के तय किया। ठीकरे और सर से याद आया, शमी के साथ साथ नंबर कश्मीर से बाहर देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों का भी आया। पंजाब के संगरूर और खरड़ में छात्रों ने, जो वहाँ के छात्र थे, जश्न मना रहे, पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे कश्मीरी छात्रों को पीट दिया। संगरूर वाले मामले में पुलिस रात में हॉस्टल पहुंची, दोनों पक्षों को शांत कराया। सुबह होते होते कश्मीरी और यूपी, बिहार, हरियाणा के छात्रों ने अपने अपने किए के लिए माफ़ी मांग ली और बात खत्म हो गई। और उधर श्रीनगर, वहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े और जश्न मनाया भारत की हार और पाकिस्तान की इस मैच में जीत का। इसे लेकर पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया भी हुई और इस प्रतिक्रिया में आपत्ति से लेकर धमकी तक सब कुछ शामिल था। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी कि पाकिस्तान की जीत पर खुशी मना रहे कश्मीरियों को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है। क्या हम भूल गए कि जम्मू कश्मीर के विभाजन और विशेष दर्जे के हटने पर कैसे मिठाइयाँ बांटी गई। महबूबा मुफ्ती ठीक वही काम कर रही हैं जिसके खिलाफ हम इस शो में अभी तक दलीलें देते आए हैं। महबूबा विराट का उदाहरण दे रही हैं, लेकिन क्या महबूबा ने एक पल के लिए सोचा कि वो विराट का उदाहरण देते हुए खुद को ही गलत साबित कर रही हैं। विराट की दी बधाई उनके एक पेशेवर खिलाड़ी होने की निशानी है। विराट के किए में ज़रा भी पॉलिटिक्स नहीं थी। क्या यही बात श्रीनगर में चल रहे जश्न के बारे में कही जा सकती है? और आखिरी में बात इस सवाल पर कि एक ऐसा खेल जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों हद दर्जे तक पसंद करते हैं, उसमें हम ये सारी कड़वाहट और उन्माद कैसे घोल देते हैं, इसे कैसे हटा सकते हैं? इसे जानने के लिए हमने बात की लेखक और अध्यापक मिहिर पंड्या से। मिहिर क्रिकेट को खूब पसंद करते हैं, उस पर लिखते रहते हैं। उन्होंने ललन टॉप से कहा, बकौल मिहिर, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट ने बहुत अच्छे दिन देखे। भारत और पाकिस्तान ने कनाडा में सहारा कप खेला। 1999 में चेन्नई में सचिन की शानदार पारी जब टेस्ट नहीं बचा सकी, तब भी स्टेडियम ने खड़े होकर पाकिस्तान के लिए तालियां बजाईं। 2003 में लाहौर में हमें वैसा ही स्वागत और प्यार मिला। हमें ये समझना होगा कि एक खिलाड़ी को तैयार होने में बहुत सारा तप लगता है। इसके बाद उसे किसी पहचान में बांधना, राष्ट्रवाद में उलझाना ठीक नहीं। अगर नीरज चोपड़ा आकर कह रहे हैं कि खेल को खेल रहने दिया जाए, उसमें एजेंडा ना खोजा जाए, तो वो हमारे पूरे समाज पर एक कमेंट है। अच्छी बात है कि नीरज ने साहस किया, अपनी बात रखी। एक क्रिकेट टीम राष्ट्र की प्रतिनिधि हो सकती है, पर्यायवाची नहीं हो सकती। वो पहले खेल के प्रतिनिधि हैं, फिर देश के। बेहतर होगा कि हम आईपीएल जैसे प्रयोगों को और बढ़ावा दें। याद करिए, पहले आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कितनी सराहना हुई, लेकिन इसके बाद हमने उन्हें बुलाना बंद कर दिया। आईपीएल जैसे प्रयोग खिलाड़ियों को राष्ट्रीयता से आगे जाकर खेलने और बेहतर होने का मौका देते हैं। ये खिलाड़ी वापस अपने देश जाते हैं, हमारे देश का कल्चरल एम्बेसडर बनकर। पाकिस्तानी खिलाड़ी यहाँ आकर खेलेंगे तो हमारे बारे में अच्छी बातें वापस लेकर जाएंगे। हमारे सामने वेस्ट इंडीज़ का उदाहरण है। इस नाम का कोई देश नहीं है, लेकिन टीम है और इसने बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। वैसे ये मिहिर पंड्या की बात थी। विजय लोकपल्ली ने भी एक तरीका सुझाया, सुनिए। हम कैसे इस चीज को एड्रेस कर सकते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान मैच का जो रोमांच है वो बरकरार रहे, हम उसको जितना एंजॉय करते हैं, जितना पैशन के साथ में अपनी टीम को चीयर करते हैं, वो चलता रहे। लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जो इसके पॉलिटिकल एंगल से, हम उनको पूरी तरह से तो कभी नहीं डिफीट कर पाएंगे, लेकिन वो पागलपन थोड़ा कम हो, उसके लिए क्या आपकी 2-3 सलाहें होंगी? निखिल, पीछे पागलपन कम हो गया था। इंडिया पाकिस्तान इतना खेल रहे थे आपस में, एक दूसरे के जाके खेल रहे थे। पाकिस्तानियां आते थे, पाकिस्तान की टीम, भारत की टीम वहां जाती थी। सो ये जो माहौल था ना, कि इतना जिसे कहते हैं एक्रिमोनी, उसको क्या बोलेंगे, मतलब इतना कड़वापन जो था वो चला गया था। लोग उसको क्रिकेट के नजरिए से देख रहे थे। कोई आपको बुरा नहीं लगता था कि आप ठीक है पाकिस्तान से हार गए या पाकिस्तान आपसे हार गई।
आपके खिलाड़ियों को बहुत बड़ा वेलकम होता था, वो भी आते थे यहाँ पे, वेलकम होता था। लेकिन कई फैक्टर्स होते हैं, कई लोग होते हैं जो इसको खराब करना चाहते हैं। वो तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनको आइसोलेट करें, मतलब इन चीजों से उनको, उनके लिए उनको रिफॉर्म करें कि देखो भाई ये खेल ही है। पर ये दो तरफा होना चाहिए, एक तरफा नहीं हो सकता है। ये अगर यहाँ से पहल की है तो पाकिस्तान को भी रियलाइज करना पड़ेगा कि आप जो हैं जैसे जो हमारी सरकार कहती है और जो हमारा फौजी कहता है, मैं तो उसी को मानूंगा। मैं तो किसी पत्रकार का लिखा हुआ तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो तो है नहीं, बॉर्डर पे जा रहा है। जो आपको गवर्नमेंट बताती है वो सही बताती है, आपकी इंटरेस्ट के लिए बताती है। पर यह है कि जितना आप खेलेंगे तो जो कॉमन मैन का जो वो है, जो देखने का नजरिया, वो बदल सकता है। क्योंकि आप एक दिन जीत गए, एक दिन हार गए, यहाँ तो 3 साल में खेल रहे हो आप एक बार, तो आपको बहुत टेंशन लगता है कि अरे भाई हार गए। अगर आप ये मान लीजिए साल में 3-4 सीरीज हो जाएं तो आपको इतना चुभेगा नहीं, आप फिर उसको खेली की तरह देखेंगे, क्रिकेट की तरह देखेंगे। और कल का मैच भी अगर आप केवल क्रिकेट की नजर से देखें तो भारत की टीम ने कुछ ठीक नहीं किया और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अगर पाकिस्तान का आप देखें, उनका दिन था वो बेस्ट क्रिकेट खेल गए, भारत का दिन नहीं था वो वर्स्ट क्रिकेट खेल गए। सो जैसा मैंने कहा कि एक टीम तो हारनी थी। और मैं आज एक वीडियो देख रहा था निखिल, जहाँ पता नहीं बहुत साल पहले किसी ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड कप के बाद, जीतने के बाद, तो धोनी कह रहे थे कि ये हमेशा नहीं चलेगा, एक दिन तो जरूर आएगा भारत भी हारेगा। तो मतलब कोई 7-8 साल पुराना वीडियो है, तो वो भी इस चीज को मानते थे। तो आपको भी मान के चलिए कि एक टीम हारेगी, एक टीम जीतेगी। लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप कोई एक प्लेटफॉर्म देखें जहां पे आप रेगुलरली खेल पाए। 24 अक्टूबर को एक क्रिकेट मैच हुआ। हमें जितनी तैयारी के साथ उतरना था हम उतरे, पसंद की खिलाड़ियों के साथ उतरे, खेले। क्या हुआ जो हम बड़ा स्कोर नहीं कर पाए? क्या हुआ जो हम 10 विकेट से हार गए? क्या हुआ अगर हमारे बीच कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो इतने प्यारे खेल पर लानत लाद देते हैं? हमारे बीच, इन सब के बीच विराट कोहली जैसे खिलाड़ी भी हैं जो खेलते हैं और अगर खेलते खेलते हार जाते हैं तो जीतने वाले को बधाई देना नहीं भूलते, वो रिजवान को बधाई देना नहीं भूलते, वो गले लगाते हैं। ऐसे ही नहीं कोई बाबर ये कह देता है कि मैं विराट कोहली को फॉलो करता हूँ। इस अच्छे नोट पर अब हम अपनी बात को विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अब जब आप इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान होने वाले खेल को समझ गए हैं तो अगले मैच में हम इंडिया को चीयर करें, उसके जीतने पर खुश हों, हारने पर उदास भी हों। आप भी हुए, हम भी हुए, लेकिन बात क्रिकेट तक सीमित रखें। अब इस मामले पर कू की राय भी जान लेते हैं। सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल था, क्रिकेट में पाकिस्तान से हार को भी बाकी टीमों से हार की तरह लेना चाहिए? नहीं कहने वाले 42% लोग हैं और 58% ने कहा हाँ। अगर आप भी कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू पर दी ललन टॉप को फॉलो करें। पोल के नतीजे हम ललन टॉप शो में इसी तरह दिखाएंगे। हम कू पर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स या हैशटैग में LT शो ऑन कू के साथ बता सकते हैं, हम उसे भी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। काफ़ी मिस किया मैंने आपको, थोड़ा बहुत आपने भी किया होगा। मिलते रहेंगे। शुभ रात्रि।